इस वक्त हम पेशावर के मज़ाफ़ाती थाना रेगी में मौजूद है। यहाँ पे SHO साहब से बात करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे ये केस बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। उस हवाले से जानेंगे कैसे मुल्ज़िमान को ट्रेस किया गया, मुल्ज़िम कैसा गिरफ़्तार हुआ। उस हवाले से SHO साहब आप बताएं। मिराज खालिद साहब कैसे गिरफ़्तार किया, ये तो अहम केस था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस केस की अहमियत इसी वजह से भी ज़्यादा थी कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ था, जिसकी हमारे अफसरान बाला साहिबान ने सख्ती से नोटिस लिया और उन्होंने हमारे SP साहब DSP साहब की निगरानी में हमें टास्क सौंप दिया मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी के लिए। उसके बाद हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए मालूमात इकट्ठी की और इस तरह से हम मुल्ज़िम के करीब पहुंच गए और उसकी गिरफ़्तारी हमने अमल में लाई। तो इब्तिदाई तफ्तीश से क्या साबित हुआ? क्या मुल्ज़िम ने तस्लीम कर लिया है कि उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने पर कत्ल किया गया था? बिल्कुल, ये मेन इशू तो ही थी। इसके अलावा अगर कोई और इश्यूज़ हो तो अभी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें हमें वो भी नज़र आ जाएगी कि अगर इसके अलावा कोई मुहर्रिकात हो। फ़िलहाल तो यही सोशल मीडिया से रिमूव करने पे ये बात चली थी। चूँकि सर ये बहुत अहम केस है, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ है, तो सर हमें ये बता सकते हैं ये किस चीज़ का ग्रुप था? यानी व्हाट्सएप जो ग्रुप था जिससे निकाला गया था वो किस से मुतालिक था स्पेसिफ़िकली? वो उसका अपना कौम है वन खेल उसका अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उसके मशरान ने, ताकि कौम के आपस में जितने भी बातें हो या जितने भी काम हो या जितने भी मसाइल के बारे में फैसले वो करते हैं तो वो इसमें शेयर करते, तो उससे सारी कौम बाखबर रहती है। तो इसको क्यों पैर निकाला? यानी वो जिस बंदे ने निकाला तो मकसद है कि इसने कोई कमेंट्स की होगी या किसी कुछ नाजेबा या कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए होंगे कि वो मजबूर हो कि उसने निकाला। तो ज़ाहिर बात है ऐसी कोई कमेंट्स या कोई नाजेब अल्फाज के अलावा तो कोई ग्रुप से किसी को रिमूव भी नहीं करता। कोई वजूहात होगी, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो इंशाल्लाह अगर और भी वजूहात हो इसमें तो बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, और हमें पता भी चल जाएगा कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप तक बात महदूद थी, आगे कुछ और भी है। जी, इस वक्त हम थाने में ज़ेर तफ्तीश मुल्ज़िम इशफ़ाक़ अली के साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि कैसे नौबत पेश आई, क्यों एक व्हाट्सएप के ज़रिए से, यानी एक व्हाट्सएप का बहाना बन के एक कत्ल हुआ, एक बंदे को कत्ल किया गया। इस हवाले से जी आप बताएं, आपका नाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इशफ़ाक़ अली। आपका कोई तखल्लुस भी है मेरे ख़्याल में? जी बिल्कुल, पख्तून तखल्लुस है मेरा। हमारा कौमी मसला था, कौमी मसाइल में इधर उधर बातचीत हुई है, बस उससे नफ़रत थोड़ा ज़्यादा हो गया और उसके बाद ये लोग हमारे घर पे अटैक करने के लिए आए और इन्होंने ही पेयरिंग की है हमारे साथ। तो एक अपना जब भी कोई मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो जाता है तो यकीनन वो ये तो नहीं कह रहा कि मैंने ये कत्ल किया है या मुझसे गलती हुई है, बल्कि वो कह रहे हैं कि दूसरे फरीक से गलती हुई है, क्योंकि अब कत्ल तो हो चुका है। पश्तो में कहते हैं कि ग्राम मड़े दा न बराबरेगी, अब गलती तो हो चुकी है। लोगों को क्या पैगाम देंगे? दीगर जो लोग हैं माशरे में क्या करना चाहिए इस रमज़ान के मुबारक महीने में? अदम तशद्दुद से रहे। मैं ख़ुद अदम तशद्दुद का कायल हूँ, बादशाह खान बाबा का पैरोकार हूँ, और कभी मैंने एक परिंदे पे भी वो लोग क्या कहते हैं गुलेल भी नहीं इस्तेमाल किए। बस ये तो अचानक एक मसला आया है और फ़िलहाल मैं इसमें नामज़द हूँ। बाकी अल्लाह खैर करेगा, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और सबको इंशाअल्लाह सुरखरू होके निकलूँगा। और इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम क्या था? ये हमारा कौमी ग्रुप था, उस पर बात करने से मुझे कौमी मशरान ने मना किया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया सर। ये हमसे बात कर रहे थे, चूँकि ये अब मुल्ज़िम है, ज़ेर तफ्तीश है, अब तक मुकम्मल इंटरोगेशन नहीं हुई है और इस केस की मज़ीद तफ्तीश पुलिस कर रही है। 2 दिन कस्टडी पर दिया गया है, इसके बाद फिर इसको जमा किया जाएगा और इससे असल जो बात है वो निकल आएगी कि दरअसल हुआ क्या है। इस हवाले से जो मकतूल है उसके भाई से और उनके फैमिली से भी मिलते हैं, आइए उनके पास चलते हैं। जी, इस केस
इसके हवाले से हम मकतूल ख़ानदान के लवाहिकीन जो है उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि वो इससे मुताल्लिक़ किसी भी किस्म की बात करने से गुरेज़ा है और वो इस पर बात नहीं करना चाहते। इस हवाले से हम यहाँ के जो चौकी इंचार्ज है उनसे भी जानेंगे कि अपना तारुफ़ कर ले, इसके बाद ये बताएं कौन सा चौकी है और ये कैसे वाक़या पेश आया था। मेरा नाम इनामुल्लाह है, इंचार्ज चौकी शाहगई में ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ। मोरखाची 3/2025 बरोज़ जुमरात अफ्तारी के बाद मुझे इत्तला मिली कि बमुकाम बाई खेल सफ़ेद संग में एक शख्स कत्ल हुआ है। फ़ौरन मौका जाकर जनाब SHO साहिब थाना रीगी व SDPO साहिब रीगी सर्कल भी मौका पर मौजूद था। हमने देखा वाकई एक शख्स कत्ल शुदा पड़ा था। इसके मुताबिक इसके सौतेले भाई मुसम्मी हमायून वल्द फ़िरोज़ ने फ़िरोज़ की मुद्दत में हमने मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्टाफ मसरूफ़ तफ्तीश है। यहाँ पर 3 कौमें साखेल, वनखेल, बईखेल, ये वनखेल को अपनी दिफा के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप तो उस ग्रुप पर इनके दरमियान तू मैं तनाज़ा पैदा हो गया कि आप रिमूव कर दिया, आप रिमूव करता हूँ, इससे बात यहाँ तक। सर ये मकतूल जो है, मकतूल इंतहाई खूबसूरत नौजवान है, ये काम क्या करता था और अगर इसके बारे में बताएं। तो बिल्कुल खूबसूरत जवान था, यंग जवान था। काम का तो हमें पता नहीं है और शादीशुदा भी नहीं था। इतना सुना है कि रमज़ान की ईद के बाद शादी थी इनकी। प्रोग्राम जुर्म व सज़ा के साथ मैं हूं वारिस हैदरी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ उकाड़ा। मैं इस वक्त दीपालपुर की शहजाद कॉलोनी में मौजूद हूं, जहां पर कुछ अर्सा कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाक़या ये है कि 12 साला हसीब कमर को फंदा देकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वारदात के बाद ये ख़बर फैला दी गई कि 12 साला बच्चे ने ख़ुदकुशी की है। पुलिस समेत कानून नाफज करने वाले इदारे इस बात पर हैरान थे कि 12 साला बच्चा कैसे ख़ुदकुशी कर सकता है। दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई कि हसीब कमर को उसकी ममानी इकरा बीबी और उसके मामू उस्मान ने मिलकर कत्ल किया। इकरा बीबी और उस्मान आपस में देवर भावज लगते हैं और दोनों के आपस में नाजायज़ तल्लुकात बताए जाते हैं। 12 साला हसीब कमर अचानक घर में आया। दोनों ने अपना गुनाह छुपाने के लिए हसीब कमर को पकड़कर उसका गला दबाया। गला दबाने के बाद उसको कत्ल करने के बाद उसकी लाश खिड़की के साथ लटका दी। ये सारा वाक़या इस कदर दर्दनाक था कि वक़ूआ के बाद मकतूल हसीब कमर के वालिदैन दीपालपुर से नकल मकानी करके शाहबोर के इलाका 39 में जाकर मुकीम हो गए। मैं इस वक्त 12 साला मकतूल हसीब कमर के घर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ उसके वालिद कमर मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इस खौफनाक और दर्दनाक वाक़े के बाद उन पर क्या गुजरी और उनको इस वाक़े की इत्तला कैसे मिली। तो जी कमर साहब ये बताइए कि 12 साला बच्चे के कत्ल की इत्तला आपको कैसे मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान रेंजर पंजाब में ड्यूटी करना तो मैं बार्डर ते सी तकरीबन शकरगढ़ मेरी पोस्टिंग सी, ठीक है। और मैं बच्चों नूं इत्थे तकरीबन 1.5 साल हो गया सी पढ़ाण वास्ते लैके आया बच्चों नूं। इन्हां ने अपना ऐब छुपाउण दी खातिर मेरे बेटे दा उन्होंने कत्ल करते ते लटका दिता सी, जिस दी बुनियाद ते मैनू इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला साहब नूं मैं अपील करना कि मैं इतने जोगा नहीं हाँ कि मैं इस मुकदमे नूं फेस कर सकां। मेरे को इतने कोई इनकम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मेरे को कोई वसाइल नहीं है। जबकि मेरा बच्चा 4 क्लास दे विच पढ़दा सी। मैं स्पैशल बच्चे नूं इत्थे पढ़ाउण वास्ते लैके आया। 4 एग्जाम होए न, उन्हें 4 पेपर हो गए। उन्हें 4 पेपरों का यह रिजल्ट मैं स्कूल चो लैके आया तो बाकी मेरे बच्चे के रिजल्ट जो पेपर वाली उत्थे ही रह गए। 4 मेरे बच्चे के पेपरों का रिजल्ट है मेरे हथ च, 4 पेपरों का रिजल्ट हथ दे विच है। बाकी मेरे को और
ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਚਿਰਾਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਲੌਤਾ ਵਾਰਸ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਹੈ, 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰ ਬਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ अगर बेटी उस मौके पे पहुंच जाती शायद हो सकता है उसने कत्ल कर देंगे। जी मेरे साथ इस वक्त मुकदमा कत्ल के मुद्दई और मकतूल के ताया मौजूद हैं। आए उनसे बात करते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ। जी ये बताइएगा कि ये सारा वाक़या कैसे रूनुमा हुआ। सर जी इस तरीके होया भी बच्चा पढ़ता ट्यूशन इधर नाल वाले घर विच ते उदू आया छोटा पेशाब करन, अगे इकरा और आसमान अंदर गलत काम कर रहे सी। जिसले वो पेशाब करके अंदर गया, अंदर उन्हें वेख्या, वेख के तो उन्हें आख्या मैं मम्मी पापा नूं दसना या आदे नाना नूं दसांगा। उस उन्हें उससे नंगे हालत में कपड़े कुपड़े नहीं पाए हुए दोवां ने, उन्हें मगर भज के और सीढ़ियां तो पकड़े ने, पकड़ के घसीट के पिछे घर लैके आए ने। फिर इकरा ने उत्ते सिराना रख के आप उत्तों दबाई रखा, दूसरे उनका जो मामू है उन्हें उनकी लत्तां दबाई रखिया ने। 10 मिनट ताई उनका यानी कि साह बंद की रखे, 10 मिनट तड़फदा रहा है। 10 मिनट बाद उनकी जान निकली। उस तो बाद फिर हट के तो उन्होंने लटका दिता इन्हें विंडो ना लटका के दिता इन्हें बई इस करांगे फांसी इन्हें अपने आप ਲਈ खुदकुशी की गई। इस तरीके इल्ज़ाम ला के ते फिर बाहर शोर शराबा कर देता है। जी मैं इस वक्त 12 साल मकतूल की वालदा के साथ मौजूद हूँ। मैं उसकी वालदा से पूछने की कोशिश करता हूँ जो ख़ुद शिद्दत गम से निढाल हैं। मैं उनकी वालदा से पूछता हूँ कि 12 साल मकतूल के बाद उनके दिल पर क्या गुजरी। जी बाजी ये बताइएगा कि आपका एक ही बेटा था जो उसको कत्ल कर दिया गया और अफसोसनाक पहलू ये है कि आपके अपनों ने उसको कत्ल किया, क्या कहेंगे आप। मैनू इंसाफ मिलना चाहिए जिवें मेरे बच्चे लड़के थे हमें होने चाहिए। मकतूल की वालदा तो शिद्दत गम से इस कदर निढाल है कि वो बात भी नहीं कर पा रही। मकतूल की फुप्पो मेरे साथ मौजूद हैं। मकतूल की फुप्पो से हम पूछते हैं कि उनके दिल पर क्या गुजरी। जी बीबी आपका एक ही भतीजा था जो आपके अपनों के जुल्म की भीड़ चढ़ गया, उसके कत्ल के बाद आपके दिल पर क्या गुजरी। बहुत बुरी गुजरी है, बड़ी बुरी गुजरी है कि संत चाहिए कि उन्होंने में फांसी हो जिमें उन्हें रंग दिता है फांसी का। इस तरीके साढ़े बच्चे का इंसाफ चाहिए सानू, और कुछ भी नहीं चाहिए। वो जी माई किया है या उस बंदे किया सानू वो इवें ही लटकन जिमें साड़ा भतीजा लटकिया। जी मैं इस वक्त DPO उकाड़ा राशिद हिदायत साहब के पास मौजूद हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि जो थाना सिटी दीपालपुर का 12 साल बच्चे का ब्लाइंड मर्डर था वो कैसे ट्रेस हुआ। ये देखी चीज़ें तो वो अनयूजुअल चीज़ें थी, और फिर उसमें एहतमाल ये भी था कि हम इनिशियल इनके घर वालों की इंटेरोगेशन करें तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर का भी ख़तरा पैदा हो सकता था कि वो डेड बॉडी अभी घर में मौजूद है। तो उसमें हमने मेटिकुलसली काम किया। हमने जो हमारे एविडेंस थे वो प्रोफेशनली प्रिजर्व भी किए और इनका पोस्टमार्टम भी करवाया। पोस्टमार्टम में भी उसी की चीज़ की तस्दीक हुई। उसके बाद फिर हमने प्रोफेशनली इस केस को जब टेक्निकल डाटा की मदद से और इनके जो CDR एनालिसिस और इनके घर वालों की जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उस पर किया, तो वहाँ पर 3 दिन के अंदर जो पुलिस ने इस केस को प्रोफेशनली हैंडल किया उसमें ये बात खुली कि बच्चा अब चूँकि अपने ननिहाल के घर में है तो इसका जो छोटा मामू है जो कमारा था और इसकी बड़ी ममानी जो है उनके आपस में इलिसिट रिलेशनशिप थे कि जो कि बच्चे ने कोई ऐसी चीज़ देखी जिसको गुनाह को छुपाने के लिए बच्चे को फंदा लगा दिया गया। तो वो फिर 3 दिन के अंदर कल्प्रिट्स भी अरेस्ट हो गए, उन्होंने अपना जुर्म का इकरार भी कर लिया और इस तरह की ये केस जो है वो सक्सेसफुली ट्रेस आउट हो गया। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा माशरती अलमिया है।
बच्चों की सेफ़ कस्टडी जो है वो वालिदैन का, वो उनके बड़ों का, वो उनकी अखलाकी कानूनी दीनी ज़िम्मेदारी है। और इस केस में रिश्तों का जिस तरीके से तकद्दुस पामाल किया गया है, बच्चा सबसे ज़्यादा सिक्योर अपनी वालदा और उनके जो घर वाले हैं ननिहाल में बहुत ज़्यादा, वो हमेशा से एक बड़ा उसका एक कल्बी रूहानी ताल्लुक़ होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये माशरे के तमाम किरदारों के लिए ये एक सोचने समझने की बात है कि वो अपने अपने रोल को प्ले करें और इस तरह के जो हमारे औरतों और बच्चों के जुराइम हैं उनको रोकने के लिए पुलिस की मदद करें। सर ये फरमाइएगा कि अगर इस केस की मुकम्मल पैरवी की जाए जिस तरह आप कर रहे हैं तो इसकी क्या सज़ा हो सकती है? जी, इसमें तो 302 है, तो 302 की जो उसमें हम इकरार बाकी सज़ा दिलवाएंगे इंशाल्लाह।